सेल में। तो यूनिट सेल 3D में इस चैप्टर में यूनिट एनसीईआरटी की बुक में ऑब्वियसली डायग्राम को स्क्रीन पे शेयर की। ये एक क्यूब है, दिस इज योर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को जब आप 3D में जनरेट करते हो, मतलब यही क्यूब इस तरफ से, यही क्यूब का फॉर्मेशन इस तरफ से, और यही चीज पीछे की तरफ से जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो अल्टीमेटली जब यही सेम लैटिस अपने आप को जनरेट करता जाएगा तो हम कहेंगे कि क्रिस्टल लैटिस है। तो इसको हम कहेंगे यूनिट सेल। और जो एंटायर यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करेगा 3D में, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एक तरीके से यू कैन से कि यूनिट सेल व्हेन रिपीटेड इटसेल्फ इन 3D then the formed geometry is known as crystal lattice. तो फॉर्म को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। वैभव आप आए हो क्या? यूनिट सेल एंड दिस इज, जब ये एंटायर पूरा लैटिस बना देगा तो हम इसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन की बॉडी है, दैट इज, अगर मैं पूछूं कि इसका आपको यूनिट सेल बताओ तो यू विल से कि मैम सेल। जब सेल अपने आप को 3D में रिप्रेजेंट कर देगा तो वो बन जाएगा ह्यूमन बॉडी। तो अगर मैं पूछूं मेरी बॉडी का यूनिट सेल तो आप कहोगे सेल। तो इसी तरीके से इस डायग्राम का जो यूनिट सेल होगा वो एक क्यूब होगा। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन आई टॉट यू इन लास्ट क्लास। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल उस 3D का वो स्मॉलेस्ट वर्जन होता है जिसको आप रिपीट करते हो 3D में तो बन जाता है यूनिट सेल। क्या लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन, रिपीटिंग पोर्शन ऑफ अ स्मॉल स्पेस लैटिस which when repeated over and again in different direction produces the complete crystal lattice. तो यूनिट सेल इज व्हाट? वो 3D का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको आप बार बार रिपीट करते हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, देन द व्हाटएवर प्रोड्यूस लैटिस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस को अगर डिफाइन करना हो तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स of a crystalline solid in three-dimensional space। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। यूनिट सेल दो टाइप्स के होते हैं, वन इज प्रिमिटिव। पहला टाइप क्या होगा बच्चों? साथ साथ चाहे तो आप फ्लो चार्ट लिख सकते हो। प्रिमिटिव एंड द सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल हम पढ़ेंगे आज बॉडी सेंटर्ड, face centered and end centered। So centered unit cell are of three type: body centered, face centered and end centered। So primitive में क्या होगा? This is the cube। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से 8 कॉर्नर्स हैं। Here I am having this box, लास्ट टाइम मैंने आपको शो किया था। तो अगर आप एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम को इस कॉर्नर पे, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, इस तरीके से अगर आप 8 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करा देते हो एटम से, एटम मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा एटम है, इसको मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ, एक एटम यहाँ है। आपको 3D में इमेजिन करना है, इसके अंदर मर्ज होगा, मतलब कॉर्नर पे 3D अरेंजमेंट। इसके लिए आपको अपना ब्रेन थोड़ा डेवलप करना है कि एटम्स जो है इस तरीके से इस कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है, इस कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है। इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल बॉडी सेंट प्रिमिटिव में समझ में आ गया। यू हैव 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव 8 कॉर्नर्स। तो आपके 8 कॉर्नर पे एक एक यूनिट सेल होगा, इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर्ड क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड में भी सेम आपका ये क्यूब होगा। ऑब्वियसली कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर तो होगा ही। इसके अलावा इस बॉडी के बीचों बीच एक मॉलिक्यूल होगा, मतलब इस बॉक्स के अंदर, जो मुझे यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर मर्ज कर रखा है, जो सबके साथ अटैच्ड होगा। अभी डायग्राम दिखाऊंगी बॉडी सेंटर्ड का। तो फेस एकदम सेंटर में होगा। बॉक्स को खोल के अगर 2D बनाओ, इस बॉक्स को खोल के अगर इसके अंदर डाल दूं तो बीच में होगा। तो इन दिस वे कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट होगा और इन दी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो प्रिमिटिव में ओनली एट द कॉर्नर्स,
बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर में होगा, तो दिस इज बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फिर से आपको वही करना है, क्यूब लेना है, तो कॉर्नर्स को तो ऑक्यूपाई कराएंगे ही, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एट द सेंटर, इस फेस के, ये जो ऊपर का फेस है, इस फेस के बीचों बीच एक होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक पीछे वाले फेस पे होगा और एक आगे वाले फेस पे, मतलब फेसेस पे 1 2 3 4, एक आपके सामने फ्रंट पे, एक आपके बैक पे जो आपको नहीं दिख रहा है, यानी ये 5th, और इसके बैक साइड वाला यानी ये वाला 6, तो इसको मैं 6 नंबर इस पे लिख दे रही हूँ बड़ा सा, ये 6 हो गया, ये वाला 5 हो गया, दिस इज 1 2 3 4, तो देखो आप देख भी सकते हो, दिस इज 1, 1 के बाद वी हैव 2, 2 के बाद वी हैव 3, 3 के बाद वी हैव 4, 4 के बाद वी हैव 5, 5 के बाद वी हैव 6, तो 6 फेसेस वी हैव, तो 4 तो मैं दिखा सकती हूँ, 5th के लिए यहाँ दिखाऊंगी और 6th के लिए यहाँ, यानी कि दिस इज ये फ्रंट पेज पे और ये वाला बैक बैक वाले पेज पे अरेंजमेंट है, तो दिस इज योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्या है, अगेन you have a cube like this, obviously कॉर्नर पर तो एटम होगा ही होगा, नो डाउट, अपार्ट फ्रॉम दैट दो ऑपोजिट फेसेस पे होंगे, यानी इस पे होगा और इस पे होगा, ऑपोजिट पे, जो आपके पास रूबिक्स क्यूब होगा जो भी आपके हाथ में है, तो आप ये दोनों शीट जिससे मैंने उंगलियों से पकड़ रखा है, यानी इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, तो किन्हीं भी दो ऑपोजिट पे फेसेस पे होगा, तो दैट विल बिकम योर एंड सेंटर्ड, वो दो फेसेस ये हो सकते हैं, ये दो ये हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, तो फेस एंड जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, इट मींस कि यू हैव एटम्स एट द कॉर्नर ऑफ द whatever unit cell. In body centered, corner is definitely you have, and apart from that corner you have in the center, body के center में होगा, then we have face centered, every face will contain one atom, obviously corner तो होगा ही होगा, face पे भी होगा, end centered में corner तो होगा ही होगा, साथ में you have present, मतलब you have this unit cell opposite two sides पे, so this is also your end center, so primitive में only at the corner, सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस बॉडी का मिडल, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस ऑल द फेसेस, एंड इन सेंटर्ड में ऑपोजिट टू दी ऑपोजिट टू दिस टाइप्स ऑफ शेप, मतलब क्यूब के अलावा यू हैव हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ये गोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, मतलब वो शेप पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने क्यूब बनाया है, इसके तीनों साइड्स आई एम होपिंग कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी सी, अगर मैं ये बनाती हूँ इट मींस आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, क्यूब है, तो आप अगर हेक्सागोनल बनाते हैं या ऑर्थोरोम्बिक शेप बनाते हैं, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन पे डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आप इस शेप का चेंज हो जाएगा, बट होंगे वही, कि अगर मैं बोलती हूँ प्रिमिटिव इट मींस कि ओनली एट द कॉर्नर्स, और बॉडी सेंटर्ड बोलती हूँ तो कॉर्नर्स प्लस वन इनसाइड द सेंटर, फेस सेंटर्ड कॉर्नर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दी 7, मतलब ऑल दी 6 फेसेस, एंड एंड सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस 2 ऑपोजिट साइड्स, so that is your end centered. So we have 7 crystal systems. क्या आप लोगों ने बना लिया है? आपने बना लिया बच्चों? You have 7 crystal systems. पूरा मिटा देती हूँ। आप लोगों को MCQs आ रहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है MCQ में वो पार्ट भी आ जाए कि जस्ट बताओ कि ये कौन सा है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, लर्न आपको करना है, एक छोटा सा टेक्निक बनाने का ट्राई किया है, तो लेट्स सी, वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको लर्न करने का तरीका बनाया है CT और HMT. What is the way? CT or HMT. C for cubic, C for O for orthorhombic, R for rhombohedral, ये सारे शेप्स के नाम हैं, H for hexagonal, M for monoclinic, and T for triclinic.
इनमें जो साइड्स होती हैं, साइड्स विच इज प्रेजेंट इन क्यूबिक सिस्टम इज a is equals to b is equals to c, मतलब सारे के सारी साइड्स इक्वल होंगी. इन टेट्रागोनल a is equals to b but not equals to c. ऑर्थोरोम्बस नथिंग इज इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं होगी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड सा स्ट्रक्चर होगा. रोम्बोहेड्रल इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ क्यूब. तो क्यूबिक का उल्टा कर लो, रोम्बो मतलब क्यूबिक और ये सेम, यानी a is equals to b is equals to c. टेट्रागोनल इज मैचिंग विथ हेक्सागोनल, a is equals to b but not equals to c. Orthorhombic is matching with monoclinic, a is not equals to b but not equals to c. And triclinic is also similar to this. इसमें जो इनके बीच में एंगल्स होते हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं ये है क्या. सिस्टम एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपके पास ये सब आगे पीछे लिखा है, बट मैंने याद करने का तरीका बनाया है, सीटी और एचएमटी. सी Here you have the 7 crystal system. थोड़ा छोटा कर देती हूँ स्क्रीन से. आपकी बुक में भी बॉम्बे मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक ये आगे पीछे लिखे हुए हैं. मैंने आपको याद करने के तरीके से दिखाया है. सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी. सी मीन्स क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल, ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, आर मतलब रोम्बोहेड्रल. और देखो इसमें लिखे हुए हैं कि ये सारे सिस्टम के क्या साइड्स हैं, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज पहले बोर्ड पे बना दूं. ये साइड 1, ये साइड b एंड ये साइड c, मतलब क्यूब के मैंने तीनों साइड जो मैं बार बार लिखती हूँ a b c. तो दिस साइड इज a, दिस साइड इज b, दिस साइड इज c. मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट के हिसाब से a b c और a b c लिख दिया. a और c के बीच के एंगल को हम बोलते हैं बीटा. देखो बीटा नहीं है वैसे, b नहीं है तो बीटा, बीटा. c और b के बीच के एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा, और इसके वाले बीच को बोल देते हैं गामा. तो ऑलवेज रिमेंबर a b and c आर दी साइड्स ऑफ द क्यूब. साइड्स, तो साइड्स क्यूब होगा तो क्यूब की साइड, टेट्रागोनल होगा तो टेट्रागोनल की साइड, ओ होगा तो ऑर्थोरोम्बिक की साइड, और अल्फा जो होगा, अल्फा इज द एंगल, alpha is the angle between B and C. Beta between A and C. And gamma between A and B. तो रिमेंबर कि अल्फा बीटा एंगल कौन सा है. तो जो इनके एंगल्स भी होंगे, जैसे क्यूबिक इज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और लास्ट वाला जो है ट्राइक्लिनिक, alpha is not equals to beta is not equals to gamma is not equals to 90 degree. Which means कि अगर आपसे पूछा जाए इस 7 crystal system में से which is more symmetric, तो cubic is more symmetric and triclinic is least symmetrical. This is most symmetrical, this is least symmetrical. No sides equal, no angles are equal. Every side is equal to every angle. So 7 crystal system on the basis of this arrangement कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है, a is equals to b is equals to c, तो क्यूबिक है. जिसमें आपका a और b इक्वल और c बहुत लंबा बना दो, आप छोटा बना दो, whatever you can do, that is your tetragonal. तो इसी तरीके से मैंने जो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया था, फिर से में प्रिमिटिव भी मिल सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, बट एंड सेंटर्ड इज नॉट पॉसिबल इन क्यूबिक वन. जरा ये वाला जो मैंने सिस्टम बोला पॉसिबल वेरिएशन वाला देखना. जो आपका टेट्रागोनल है इसमें यू कैन गेट प्रिमिटिव, इवन यू कैन गेट द बॉडी सेंटर्ड. ऑर्थोरोम्बिक में चारों मिलेंगे आपको, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी. मोनोक्लिनिक में यू विल गेट ओनली वन. हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल ऑल्सो प्रिमिटिव एंड ट्राइक्लिनिक ऑल्सो प्रिमिटिव. यानी जिसके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस मैंने साथ साथ लिख के दिया है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, कि इस तरीके से जो आए हैं, इफ यू काउंट ऑल दी वेरिएशन, तो इफ यू काउंट तो दीज आर 14, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So these are the 14 possible variations, which is also known as Bravais lattices. This is also known as Bravais lattices. ये मैथमेटिशियन था एक, और जिसने कि अपनी तरफ से ये वेरिएशंस प्रोड्यूस किए. So these 14 variations are known as Bravais lattices. ये एक मैथमेटिशियन था who gave this thing. आई होप कि आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आ गया होगा. इनका एंगल याद करना, एंड ऑब्वियसली कॉर्नर पे यू हैव द एटम. प्रिमिटिव टाइप की बात कर रही हूँ, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल और प्रिमिटिव. तो देखो बेटा, आपको इसको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे कट करो और इस लाइन से इसको ऐसे कट करो. तो ऑब्वियसली अगर तुम इसको कट करते हो तो एक तरीके से इस बड़े स्फीयर के 4 पीसेस हो गए. तो अगर तुम 3D में देखोगे तो आगे 4 और पीछे भी 4 होंगे. एक्सक्यूज मी मैम. यस. और अभी 1, इसका आंसर 1 आएगा. कैसे आएगा, यू कैन इमेजिन. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्यूब है. आपने इसको ऐसे कट किया और ऐसे कट किया. व्हाट डज इट मीन? आपको पता है कि जब मैं वो बनाऊंगी क्रिस्टल लैटिस, तो एक क्यूब इसके नेक्स्ट होगा, एक क्यूब इसके पीछे होगा, एक क्यूब इसके नीचे होगा, एक क्यूब इसके पीछे होगा. तो आपको 3D में इमेजिन करना है. मैं सिर्फ बोर्ड पे 2D तक आई कैन ड्रॉ, आई कांट ड्रॉ 3D ऑन बोर्ड. तो ऑब्वियसली अगर मैं इस स्फीयर को कट करती हूँ तो 4 पीसेस आगे हैं और 4 पीसेस इसके पीछे होंगे. ये तो इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक बड़ा सा गोल सा स्फीयर होगा, 4 आगे होंगे, 4 पीसेस होंगे. तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक पार्ट होगा वो 1/8 होगा. अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो 1/8 होगा. इज इट कि भाई ये 4 आगे हैं 2D में, यही 4 पार्ट इसके पीछे होंगे, तभी जाके पूरा का पूरा स्क्वायर बनेगा. और यानी कि पीछे पीछे इस तरीके से 4 बोलने का मतलब है एक क्यूब यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इधर होगा, और एक उसके पीछे नीचे करते करते टोटल 8 पार्ट जब बनेंगे छोटे ये वाले टाइप से, इस वाले टाइप के जब भी टोटल 8 पार्ट जुड़ेंगे तब जाके पूरा एक सर्कल बनेगा, मतलब तब जाके पूरा एक मॉलिक्यूल बनेगा. तो अल्टीमेटली इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे सिंपल वाले में, that is total we have 8 corners, 8 atoms at the corner, और एक एटम की शेयरिंग है 1/8, तो which means 1 atom. इसको मानेंगे 1 atom. अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, मैं आपको ड्रॉ दिखाने जा रही हूँ इसका स्ट्रक्चर, आपको ये सब आना ही चाहिए. इसके इमेजिनेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है. अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर मैं इसको 3D दिखाती हूँ आपको. Here you have the diagram. See, this is open structure. इस ओपन स्ट्रक्चर के स्पेस फिलिंग सेंटर में ये कॉर्नर वाला देखो, और ये देखो इसको बना के दिया गया 1 2 3. अब इसको पूरा कॉर्नर को पूरा बनाना है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल गोल करना है ऐसा. तो कितने क्यूब हम इसके आगे पीछे लगाएं ताकि ये बन पाए? तो दिस इज 1/8 एटम. तो यू नीड टू जस्ट इमेजिन द थिंग. पहले तो स्कूल टाइम में मेरा इमेजिनेशन पुअर था, थोड़ी बड़ी हुई तो जाके इमेजिनेशन ठीक बना. बट ऑब्वियसली यू नीड टू इमेजिन दिस थिंग. और आप अपनी एनसीईआरटी के बुक में भी इस डायग्राम को देख सकते हैं एज इट इज है. तो कॉर्नर का जो एटम होता है उसका एक पार्ट जो शेयर होता है दैट इज 1/8. and as we have 8 corners, so 8 into 1/8 which means only 1 atom. तो मैं आपको पूछूं how many atoms are present in simple primitive unit cell, तो you will say z is equals to 1. और z is equals to 1 के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको लिख के दिखा रही हूँ. ये रहा, आपके लिए इतना ही लिखना है कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 8 एज वी हैव 8 कॉर्नर्स. और एक पार्ट का जो शेयरिंग है दैट इज बाय 1/8. so therefore we have only 1 atom in simple primitive unit cell. और उसके अंदर 1/8 1/8 1/8, मतलब सारे अगर मैं एक क्यूब को पकड़ू तो एक क्यूब जो है वो 1/8 पार्ट डोनेट करता है फॉर मेकिंग अ होल एटम. Am I clear to everyone? पूरा का पूरा अंदर पड़ा हुआ है. तो जब ये अंदर पड़ा हुआ है तो इसको किसी और यूनिट सेल की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये अपने आप में ही पूरा एक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर.
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर के लिए तो सेम रूल 1/8 एटम, और सेंटर में पूरा 1 है, तो सेंटर के लिए पूरा 1 एटम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2 इन बॉडी सेंटर। कोई आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा जरा ड्रॉ करके दिखाना बेटा कैसे हुआ, या कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि कैसे आया। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया कॉर्नर वाला जो प्रेजेंट है, कॉर्नर वाला इस कॉर्नर मतलब एक यूनिट सेल में सिर्फ इतना पार्ट, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, इस पूरे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो कॉर्नर पे है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल 1/8 दे पाता है। यानी इसके आसपास मुझे 8 बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे तब जाके पूरा ये गोल बनेगा। ये गोल जो है ये 3D है। इस पूरे गोल को बनाने के लिए इसके पीछे, इसके इधर, इसके नीचे, इसके दाएं, इसके बाएं, इसके चारों तरफ 8 यूनिट सेल जब तक नहीं होंगे तब तक आपका एक एटम नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कॉर्नर पे होगा ये 1 एटम। सेंटर वाले में समझ में आया कार्तिक आपको? एक सेंटर में भी है। तो चलो इसका डायग्राम को ड्रॉ करें। तो ये रहा तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड। तो कॉर्नर वाला तो तुम्हें दिख रहा है कि 1/8 ही पार्ट डोनेट कर रहा है। इसके पीछे सेंटर में देखो बड़ा सा एटम है गोल सा, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बीचों बीच सेंटर में पड़ा हुआ है। तो 1 atom is in the center and 1/8 at the corner. So 1 atom in the center and 1/8 at the corner. तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 2 यूनिट्स है। तो आपको लिखने का तरीका होगा ये, here is your body centered वाला। तो बॉडी सेंटर्ड वाले में कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर पर यूनिट सेल इज 8 into 1/8, दैट इज 1 एटम। और दूसरा क्या होगा? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, दैट इज 1। तो 1 + 1 is 2। तो यानी आपको एग्जाम में z की वैल्यू पता होनी चाहिए बॉडी सेंटर्ड के लिए। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल the value of atoms are 2, z is equals to 2, that is z is equals to 2 atoms, which makes the body centered cubic unit cell. Am I clear to everyone? So z is equals to 1 from simple or primitive unit cell, z is equals to 2 for body centered cubic cell. हर्षित समझ में आया? फेस सेंटर्ड थोड़ा सा डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, फेस सेंटर्ड का व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भाई सेंटर में तो वी हैव एट द कॉर्नर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव एट द फेसेस, हियर 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 एंड हियर। तो दिस इज अगेन 3D, दिस इज अगेन 3D। तो 3D z की वैल्यू बता दूं, फेस सेंटर्ड में z की वैल्यू होती है 4। तो z की वैल्यू 4 है तो बहुत खुश हो जाओ। आपको लर्न कर लेना है, प्रिमिटिव में z की वैल्यू 1, दिस इज फॉर प्रिमिटिव। आपको फॉर्मूला लगाना होगा और उस फॉर्मूले में z की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1, z की वैल्यू इज 2, तो देन BCC, एंड देन z की वैल्यू 3, देन इट विल बी योर FCC। सॉरी नॉट 3, 4। तो अभी मैं 4 बनाने जा रही हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? टोटल कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5, 1 नहीं यहाँ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये उनको दिखाने का तरीका है कि आगे वाले फेस पे, मतलब हेयर इज माई क्यूब, तो मेरे पास 6 फेसेस हैं, मैंने नंबर लिखे थे जो मिट गए हैं। तो आपके पास क्यूब होगा, कोई भी बॉक्स पकड़ के देख सकते हो, 6 फेसेस हैं, इवन यू कैन काउंट कि 6 फेसेस हैं, और 6 फेसेस पे ये है। तो आपको पता है कि कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, यानी ये वाला सिस्टम तो डेफिनेटली होगा ही होगा कि कॉर्नर पे है। फेस वाला देखो कि एक यू समझ के आ जाए तो मजा ही आ जाए, वरना नंबर तो चलो यू कैन लर्न इट। तो हेयर यू हैव द फेस सेंटर्ड, यू कैन सी ये आधा एटम है, यानी इसके साथ में मैं अगर एक और यूनिट सेल को अटैच कर दूं तो पूरा एटम बन जाएगा। तो हाफ एटम इन वन यूनिट सेल एंड हाफ एटम इन अनदर यूनिट सेल, तो दोनों को जोड़ दो तो इट विल बिकम द 1 यूनिट सेल। इट इज टोटली लाइक लेमन। लेमन को आप आधा काट दो, आधा लेमन इन वन बॉक्स एंड आधा लेमन इन अनदर बॉक्स, तो उन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो यू विल मेक अ होल लेमन। तो एक वाले क्यूब में, मतलब एक यूनिट सेल में, यू हैव ओनली हाफ द एटम ऑफ होल द एटम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सुनने में लगा होगा, बट समझने में बहुत आसान है कि मतलब इस यूनिट सेल में इसका हाफ यहाँ है, और जैसे आप इसके बगल में दूसरा वाला सेट करते हो तो हाफ यहाँ है। तो मतलब इस तरीके से पूरा यूनिट सेल बन गया जो कि फेस सेंटर्ड का है। तो कितने फेसेस हैं?
नंबर ऑफ एटम्स एट द फेसेस, टोटल वी हैव 6 फेस, और एक फेस में वी हैव 1/2, एक फेस में वी हैव 1/2, विच मीन्स 3 एटम्स, एंड 3 एटम्स का मतलब है टोटल 4 एटम्स. तो Z is equals to 4, Z is equals to 4 for FCC. अभी तक हमने सिर्फ 3 सिस्टम करने हैं, अगर नहीं याद हुआ तो लर्न कर लें. प्रिमिटिव के लिए Z की वैल्यू 1, Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z is representing number of atoms. So number of atoms in primitive unit cell 1, number of atoms in BCC body centered cubic is 2, and number of atoms in face centered cubic is 4. So 1, 2, 4. FCC वाले फॉर्मूला समझा दो. 4 atoms. Okay. Density का formula is Z into capital M upon AQ into NA. ठीक है, Z into capital M upon AQ into NA. डेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है, where Z is नंबर ऑफ एटम. आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़कर ये चेक करना है कि Z की वैल्यू आपको क्या दी हुई है. मतलब अगर BCC है तो अपने आप Z की वैल्यू 2 रखनी है, प्रिमिटिव है तो 1 रखनी है, FCC है तो 4 रखना है. तो Z की वैल्यू आपको अगर नहीं दी है, किसी किसी क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, तो आप उसमें Z की वैल्यू सॉल्व करो. अगर 1 आ गया तो वो यूनिट सेल प्रिमिटिव है, 2 आ जाए तो बॉडी सेंटर्ड है, और अगर 4 आ जाए तो फेस सेंटर्ड है. तो Z का वैल्यू अगर निकालना है तो या तो आपकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, या 2 आनी चाहिए, या 4 आनी चाहिए. इवन अगर 1.2 आ रही है तो इसको आप 1 ले लो, अगर आपकी 4.9 आ रही है तो 4 ले लो, 2.5 आ रही है तो 2 ले लो. तो मतलब आपका जो Z का वैल्यू अगर आपको खुद सॉल्व करना है तो आपका या तो 1 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए. ठीक है. B is the density, M is the molar mass of the compound. क्रोमियम बोलता है तो क्रोमियम का मोलर मास. इस चैप्टर का जो रियल यूज है ना, ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स करते हैं. आपका एक सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स. इंजीनियरिंग मटेरियल्स में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक अगेन. सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा आपको पूरा चैप्टर. केमिस्ट्री आपका Z नंबर ऑफ एटम्स, M मोलर मास, A इज द साइड ऑफ द क्यूब, और A क्यूब का मतलब एक तरीके से वॉल्यूम हो गया. वॉल्यूम हो गया A क्यूब, कि भाई जो भी आप ले रहे हो उसका वॉल्यूम लेना है. साइड इंटू साइड इंटू साइड. एंड Na इज योर एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10 की पावर 2. ठीक है बच्चों. एंड यहाँ पे जो M है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. तो कभी कभी यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. तो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग ऑल्सो. यानी इस फॉर्मूले को हम एक और चीज कर सकते हैं, D इज इक्वल्स टू Z इंटू छोटा m अपॉन n इंटू A क्यूब इंटू N3. वन इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, डेंसिटी की यूनिट अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो आपका मास तो ऑब्वियसली ग्राम में होगा, और ये साइड भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए. अगर ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम होना चाहिए, और ये मीटर क्यूब है तो ये भी मीटर क्यूब. मतलब ऑब्वियसली आपको यूनिट को मैच करके चलना है. अगर ग्राम है तो सब ग्राम पर, मीटर क्यूब है तो ये किलोग्राम, ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम, ये सेंटीमीटर, ये मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब. मतलब अगर साइड्स आपका मीटर में है और ये सेंटीमीटर में तो चलेगा नहीं. एक यूनिट बनाओ तो या तो सेंटीमीटर बनाओ या मीटर बनाओ, तो आपको वैल्यूज आनी चाहिए. ध्रुव नोटेड. टाइप ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड. तो इन दैट क्वेश्चन यू नीड टू कैलकुलेट Z. जो भी Z का वैल्यू आएगा दैट काइंड ऑफ यूनिट सेल इज. मोलर मास भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर कभी नहीं बोलेंगे, ये पता होगा. मोलर मास भी आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज द वे डेंसिटी से क्वेश्चन करवाने के. क्या क्वेश्चन करें? रेडी? यस मैम. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्रिस्टी समझ में आया बेटा? दिस इज द मास. मोलर मास इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. टेन की पावर है -2.
An element with molar mass 2.7 into 10 की power -2 kilogram per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer. Pico का मतलब हो गया 10 की power -12. If the density is 2.7 into 10 की power 3 kilogram per meter cube, what is the nature of the cubic unit cell? नेचर बताना है, यानी एफसीसी है, प्रिमिटिव है कि बॉडी सेंटर्ड है, यानी z निकालो, जल्दी बताओ. And in this question we have capital 1 m, a की वैल्यू है 405. तो ऑब्वियसली पिकोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद -12. डेंसिटी इज गिवन 2.7 into 10 की पावर 3 kg per meter cube. Then you have molar mass, that is 2.7 into 10 raised to power -2 kg per mole. We use the formula density is equals to z into m upon a cube into Avogadro's number. So you just have put it the value, और z 4 point something something आएगा. So z is equals to 4, which means space centered cubic unit cell. इसलिए solution छुपा रही हूँ. Two elements P and Q, only two atoms you have. Elements. Atoms of Q are at the corners of the cube and P at the body center. What is the formula of the compound? बहुत आसान है, बहुत आसान. A cubic solid is made up of two elements. तो देखो ये है. Atoms Q are present at the corners and 8 corners होते हैं. तो मैंने 8 के लिए क्या लिखवाया था? 8 into 1/8, that is equals to 1. तो यानी Q हो गया तुम्हारा 1. Yes Dhruv, you are right. And atoms P are present at the body center. P जो है तुम्हारे body center में है, यानी पूरा 1. तो 1 1 हो गया, P1 और Q1. तो PQ. अगर 2 होता तो क्रॉस में लिखते हैं फॉर्मूला P2Q ऐसे. तो हमेशा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि बस डिफिकल्ट क्यों दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ा तुमने? हाँ क्वेश्चन तो पढ़ा. तो दिखा है ना कि a cubic solid is made up of two elements P and Q. तो P और Q कॉर्नर्स वाले के लिए कितने एटम होते हैं? 1, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है तो 8 into 1/8 is equals to 1 एटम. और P सेंटर में प्रेजेंट है तो 1. तो दोनों 1 1 है, तो P के नीचे भी 1, Q के नीचे भी 1, PQ. जिसके लिए हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. देखो जब तक हम 1D करेंगे और 2D करेंगे तब तक यू वोंट गेट इशू. 1D और 2D तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा. प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगा जब हम 3D करेंगे. एक मिनट में लाइट्स करती हूँ, सडनली सन चला गया. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नियरेस्ट नेबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज नियरेस्ट नेबर. मतलब ये तो शॉर्ट वर्ड है. मैं हूं यहाँ पर, मुझसे टच करते हुए कितने लोग दिख रहे हैं आपको? कोई भी नहीं. तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 0. अब मैं 3 मार्कर्स लेती हूँ. Here I have 3 markers. ठीक है. तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये ब्लू वाला मार्कर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? 2. भाई ये कितने से टच कर रहा है? ये ब्लैक वाला अगर मैं 3 ही लेती हूँ तो अगर मैंने एक और लगा दिया. अब इस रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 1. लेकिन आपको ये इमेजिन करना कि भाई 3D है तो लंबा लंबा चलता ही रहेगा. तो ये 1 होगा या 2. तो आप समझ गए जो मैं कर रही हूँ दिस इज 1D, मतलब एक डायमेंशनल है. ऐसे 2D आएगा, ऐसे 3D. अब 1D और 2D तो आपको समझ में आ गया, मैं दिखा सकती हूँ. 3D में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट. अरे वाह, बड़ा अच्छा सा वर्ड बन गया. ये तो मजाक मजाक में काफी काम आ गया, लेकिन इसमें बहुत छोटा दिखता है तो इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा. तो कौन सा है? नियरेस्ट नेबर. तो आपको मैं 1D बनाते दिखा रही हूँ. 1D में यू जस्ट नीड टू मेक द मॉलिक्यूल्स. अगर हम लोग ये अभी ऑफलाइन कर रहे थे ना तो मैं तुमसे मॉडल बनवाती इसका. आपको बॉल्स खरीदने तो उसको इस तरीके से ज्वाइन करना था. थोड़ा मेरा ह्यूमन एरर हो सकता है, सारे सर्कल्स इक्वल नहीं होंगे आप लोगों के, लेकिन सारे सर्कल्स इक्वल होंगे. तो 1D का मतलब सिर्फ एक ही प्लेन होगा, कोई नीचे नहीं होगा. तो अगर मैं इसको टच करती हूँ, इसको भी 2 टच कर रहा हूँ,
इसको देखो तो इसको भी दो टच कर रहे हैं, इसको देखो तो इसको भी दो टच कर रहे हैं। तो पता अगर ये पूरी लाइन है तो 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 2। कोई मुश्किल है इसमें? एनी डाउट? इतना आसान है तो 1D में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2D में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 3D में तुम्हें इमेजिन करने में बहुत तंग। 2D में यू हैव 2 ऑप्शन, ध्यान से देखना। ऑप्शन ए कि मेरे पास ये पहला लेयर है 1, ये सारा मैंने क्या किया 2D में आपको इस प्लेन में तो रिपीट करना है, इस प्लेन में भी रिपीट करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो 1 2 मतलब ऊपर से भी करना है, ह्यूमन एरर नहीं करना है, मतलब सारे बॉल्स एक साइज के और एक बराबर। तो इसका नाम रखते हैं हम ए टाइप, ठीक है। मतलब ए क्यों? क्योंकि पहला लेयर दूसरे के पैरेलल है, दूसरा लेयर तीसरे के पैरेलल है। मैं इसका एक और अरेंजमेंट अब कर सकती हूँ। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? आपको समझना है ना, तो आप अपने घर में टमाटर आते हैं, टमाटर बना के करना। Here you have the first layer and second layer is in the void of first layer. इस लेयर का नाम ए, इस लेयर का नाम बी। इस लेयर का नाम ए क्योंकि ये फिर ए के पैरेलल है, और फिर इसके void में दूसरी लेयर। ये होते हैं voids, जो ये दिख रहा है ना खाली खाला, यही सारी स्पेसेस हैं, ये इनको हम बोलते हैं voids। और यही अभी जब हम 3D करेंगे तो तब करेंगे। तो ये मैंने बनाया ए बी टाइप, और ये सारा एक और लेयर बना लो चलो। तो 2 डायमेंशनल में यू हैव 2 वेज, या तो आप सारे लेयर को ऐसे अरेंज करो, और द सेकेंड लेयर इन द वॉइड ऑफ फर्स्ट, द सेकेंड लेयर इन द वॉइड ऑफ फर्स्ट, एंड थर्ड लेयर फिर से फर्स्ट के पैरेलल, फोर्थ लेयर सेकेंड के पैरेलल, थर्ड लेयर फिर बनाओगे तो वो फर्स्ट सेकेंड के पैरेलल। तो यू कैन जस्ट चेक कोऑर्डिनेशन नंबर इन। जिस सर्कल को मैंने टच किया है, जिस पर स्टार बनाया है, किसी भी सर्कल को आप देख लो, अगर आपने अरेंजमेंट ठीक की होगी तो यू कैन सी कि एक तो ये इससे अटैच है, एक ये इससे अटैच है, एक ये इससे अटैच है, और एक ये इससे अटैच है। आप किसी को भी देख सकते हो। तो यू कैन सी कि 2D में अगर ए टाइप होता है, मतलब ए टाइप होता है, तो क्या बना? इसके सेंटर से इसको जोड़ो, इसके सेंटर से इसके जोड़ो, इसके सेंटर से इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। तो यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, और द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। तो इन 2D का मतलब है 1D में बनाया था क्या, मैं 1D ऊपर ही बना के रखती हूँ। 1D में सिर्फ क्या किया हमने, एक ही जनरेशन कर दिया। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2। आप किसी भी सर्कल को देख लो तो ये दो को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी कि आप किसी को भी देखते हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4। अच्छा यहाँ देखो, मैं किसी भी सर्कल को देखती हूँ, तो एक तो इससे टच हो रहा है, एक इससे टच हो रहा है, एक इससे टच हो रहा है, ये हो रहा, एक इससे टच हो रहा है, और ये एक इससे टच हो रहा है। तो यानी यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। वह इसके सेंटर से इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, एंड जॉइन किया। तो इसमें देखो अगर 2D का ये अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप, तो हेक्सागोनल बनता है। और अगर आपका ए टाइप होता है, ए टाइप मतलब अगर आप कभी भी सुनोगे ना ये ए टाइप है, यानी एवरी लेयर इज जस्ट पैरेलल टू वन अनदर। अगर मैं बोलूं ए बी टाइप है, तो ए के स्पेस में बी, फिर ए का पैरेलल बी, फिर बी का फिर पैरेलल बी,
तो मतलब दो डिफरेंट लेयर बन रही है। और अगर मैं आपको बोलूं ABC कहीं पे भी पढ़ो तो इसका मतलब A के वॉइड में B और B के वॉइड में C, तो मतलब तीनों लेयर डिफरेंट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ABC, व्हाट डू यू मीन बाय ABAB एंड व्हाट डू यू मीन बाय AA। तो जो आपका 2D होता है इसमें यू जस्ट नीड टू स्टडी दीज टू, AAA टाइप एंड ABAB टाइप। आई होप कि ये तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि 2D को मेरे को बहुत अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और उसी के साथ वाले पेज पे ये वाला डायग्राम देखना, ये वाला जो ये बना हुआ है, ये दो आपने अगर इमेजिन कर लिए तो आपने सब इमेजिन कर लिया। और अगर आपने इमेजिन नहीं किया तो आप अल्टीमेटली याद करना पड़ेगा आपको। तो आप अपनी बुक में ये डायग्राम को खोल कर रखेंगे, क्योंकि मैं स्क्रीन को स्टॉप करने जा रही हूँ। एंड अगर ब्लू कलर मेरा दिखता होगा तो मैं ब्लू कलर से फिल करती हूँ। ये थोड़ा डिजाइनर सा बन गया, लेकिन ये प्रॉपर अगर आप बनाओगे तो प्रॉपर गैप। ये जो मैं फिल कर रही हूँ दिस इज नोन एज वॉइड। भाई सॉलिड की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि स्पेस कम से कम होना चाहिए। ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, मतलब यू कैन सी कि हर लाइन में स्पेस, हर लाइन में स्पेस। और हमें ऐसा सॉलिड चाहिए नहीं जिसके अंदर स्पेस हो। अगर इसके सॉलिड के अंदर स्पेस होगा तो ऑब्वियसली सॉलिड के स्ट्रेंथ के बारे में हम कह सकते हैं कि अच्छा सॉलिड नहीं है। जितना ज्यादा वॉइड प्रेजेंट होगा, मैंने जो फिल किया है, जितना ज्यादा वॉइड होगा उतना प्रॉब्लम है। तो इसको फिल करने के लिए क्या करते हैं, एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और एक लेयर मतलब इस वॉइड के ऊपर, मतलब इसके ऊपर ऊपर भरा जाता है 3D के फॉर्म में, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, ताकि वॉइड कम से कम हो जाए। तो मतलब 2D से 3D बनाने के लिए, 2D टू 3D बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन वॉइड्स को फिल करने के लिए हम इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं। मतलब एक इसके ऊपर एक इसके पीछे से, आपको 3D में, यानी कि ये अगर मेरा हाथ है, मतलब ये अगर तीनों, ये तीन अगर ऐसे हैं तो इसके ये वाला खाली वॉइड है, ये वाला वॉइड है, इस वॉइड के ऊपर एक और लेयर चढ़ा देंगे। मतलब किसी भी तरीके से वॉइड दिखना नहीं चाहिए, पूरा वॉइड किसी भी तरीके से आपको फिल करना है। तो इसका तरीका क्या है, इसके ऊपर आप एक एक और लेयर करते जाओ और पीछे से करते जाओ। मतलब 3D से ऐसे बना दो कि चारों तरफ से कवर हो जाए, चारों तरफ से, बिल्कुल भी कहीं से स्पेस ना हो। अल्टीमेटली इन रियलिटी कुछ ना कुछ तो गैप रहेगा, बट जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे होंगे उतना ज्यादा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। तो जैसे आप 2D से 3D में जाते हो तो यू हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट, फिल द वॉइड्स क्रिएटेड बाय AA टाइप। और जब भी आप AA टाइप के वॉइड्स को फिल करने के लिए एक लेयर इसके ऊपर एक लेयर इसके पीछे जनरेट करते हैं, तो जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, अल्टीमेटली देखो जो सबसे फर्स्ट लेयर है इसमें ये है गैप, वॉइड बना हुआ है, लेकिन बीच वाले जो होंगे उनके अंदर का जो गैप है वो पूरा फुलफिल होने की कोशिश करें। जब भी आप 2D से 3D जाते हैं और आप इस वाले को, स्क्वायर प्लानर वाले को, गैप को फिल करने की कोशिश करते हो, तो ये आपको इमेजिनेशन से आएगा। और अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा कि जैसे आप 2D से 3D पे जाते हो एंड इफ यू आर फुलफिलिंग द गैप क्रिएटेड बाय AA टाइप, तो यू विल गेट, आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा, इस तरीके का क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। एंड दिस इज 3D। इमेजिन योरसेल्फ कि मुझे इस स्पेस को, इस वॉइड को कम करना है, और मैं जितना कम करूंगा मैं उतना अच्छा सॉलिड प्रोड्यूस करूंगा या उतना अच्छा सॉलिड प्रोड्यूस करूंगी। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू पुट अप लॉट्स ऑफ एटम्स। तो कितने एटम्स होंगे ये मैं एंड में बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न दैट, बट इस तरीके से 3D से 3D में जाते हैं, फ्रॉम 2D टू 3D। आई होप कि आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, जब आप इसको क्लियर करने जाते हो, जरा इसको ध्यान देखना, सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये AA टाइप है, A और B टाइप है, वो AA टाइप था, ये A और B टाइप है। इन दिस वन, इसमें भी ब्लू कलर से फिल करती हूँ। तो आपके पास यू हैव दिस वाला गैप, आपके पास ये वाला गैप है, आपके पास ये वाला गैप है, आपके पास ये वाला गैप है, आपके पास ये वाला गैप ना बोल के यूज द वर्ड वॉइड, ठीक है, वॉइड यूज करेंगे। तो हियर यू हैव दिस वॉइड, हियर यू हैव दिस वॉइड, हियर यू हैव दिस वॉइड, हियर यू हैव, मतलब मेरा थोड़ा सा क्योंकि ह्यूमन एरर है तो प्रॉपर इस तरीके से नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ जगह पे बहुत परफेक्ट वॉइड बनेंगे जैसे एनसीईआरटी चाहता है वॉइड बनाना। तो इस तरीके के वॉइड को अगर हम खत्म कर देंगे तो सॉलिड बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अच्छा बन जाएगा। अगर आप मेरे इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम को देखोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पर वॉइड का जो
स्पेस से कम बन रहा है, यहाँ पे वॉइड थोड़ा ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे मेरे को ज्यादा कलर भरना पड़ा है एज कम्पेयर टू दिस डायग्राम। यानी एटम्स जितने ज्यादा होते हैं वॉइड उतना कम बनता है। क्यों? क्योंकि वो एटम क्या करेगा, उस वॉइड में अपने आप को घुसने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे जितने ज्यादा एटम होंगे इसके बीच में गैप होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो देखो क्योंकि यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड हियर यू हैव द ओनली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, यू कैन सी कि कितने गैप्स है, यहाँ के गैप्स और यहाँ के गैप्स आप कंपेयर करो तो यू कैन इजीली सी यहाँ पे कितने कम गैप्स हैं, कितने कम गैप्स हैं। तो इस तरीके का ये इस दोनों में से अगर मैं पूछूं ज्यादा अच्छा कौन सा है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। आज जो गैप का स्पेस है वैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज वाइज कितना होता है। तो अब हमें जो अगला जो मैं आपको डायग्राम शेयर कर रही हूँ, आपको ऐसे करना है कि इसको कवर करना है, इन वाले गैप्स को कवर करना है। इस देखो 2 तरीके का कलर होगा एनसीईआरटी की बुक में, एक नीचे लाइट पिंक होगा और उसके ऊपर जो बना होगा वो डार्क पिंक होगा। जो ऊपर बना हुआ है वो नया लेयर आप इसके ऊपर फिक्स कर दो। नो वन इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, और बहुत सारे टीचर्स इस वॉइड को कवर करना है। तो जरा आप लोग अपने डायग्राम के सर्कल है, एक लाइट पिंक वाला सर्कल है और एक डार्क पिंक वाला सर्कल है। एक लाइट, ये डार्क पिंक जो है ये आपने वॉइड्स को कवर करने के लिए नई लेयर बिछाई है, एक ऊपर बिछ रही है एक नीचे बिछ रही है, मतलब इस डायग्राम के पीछे बिछ रहा है। 3D इमेजिन करो बच्चों। और देखो यहाँ पर लिखा है, कहीं कहीं पे टी लिखा है, कहीं कहीं पे ओ लिखा है, कहीं कहीं पे टी लिखा है, कहीं कहीं पे ओ लिखा है। तो टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जब भी हम 2D से 3D में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड दैट इज कौन से वॉइड को फिल करने के लिए, एबी टाइप वॉइड को फिल करने के लिए। So we get 2 type of voids. One void is known as T for tetrahedral voids and O for octahedral voids. 2 तरीके के voids मिलते हैं, T for tetrahedral voids and O for octahedral voids. फिर से सुन लो, whenever we transfer ourselves from 2D से 3D, 2D से अगर हम 3D पे जाते हैं और उस void को fill करने की कोशिश करते हैं which is created by the AB type, so we get the 2 kinds of voids. One is capital T, that is tetrahedral void, and another one is octahedral void. जरा इस डायग्राम के इस पेज को भी देखें। टेट्राहेड्रल वॉइड ये होता है, तो देखो आपकी बुक में भी बना हुआ है, ये मैंने आपकी बुक से ही कॉपी किया इस डायग्राम को। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, 3 वाले ये नीचे हैं और इसके ऊपर है। मतलब टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना। इसमें ये नहीं बच्चे लोग सोचते हैं कि जो वॉइड बना है वो टेट्राहेड्रल है। जो वॉइड है वो उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रॉन की तरह में बनाता है, अपने आप को टेट्राहेड्रॉन की तरह बनाता है। मतलब मैं आपको अगर इमेजिन करके दिखाऊं तो ऐसा होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड तब बनता है, मैं थोड़ा ऊपर बनाती हूं ताकि आप इसको बार बार, इस तरीके से 3 है और मैं 3D बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तीसरा जो है ये 3D में पीछे है, तो आपको जो चौथा आइटम रखना है वो इसके ऊपर रखना है। तो मैं इसके ऊपर ना रख के थोड़ा इससे इधर रख लूंगी, इसका सेंटर और इसका सेंटर जोड़ोगे तो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन बनता है। मैंने जो वॉइड इसके ऊपर रखना था उसको थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया, तो इसका मतलब जो इनके बीच में यहाँ पे वॉइड बनता है, जो वॉइड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। दिस वॉइड इज नॉट पॉसिबल मी टू मेक ऑन दी 2D प्लेस, ओनली 3D कैन सजेस्ट यू। तो ये वाला जो वॉइड बनता है इनके बनने से इस वाले आइटम को इसके ऊपर रखना है, तो ये वाला वॉइड जो है फिल हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी आप इस वाले को ए वाले के गैप को फिल करने के लिए एक और लेयर आगे और पीछे कवर करते हैं तो यू विल गेट द क्यूबिक शेप। और जब आप एबी वाले को कवर करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको 2 तरीके के वॉइड्स मिलते हैं। एक वॉइड मिलता है टेट्राहेड्रल और एक वॉइड मिलता है ऑक्टाहेड्रल। तो इसको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ यूनिट सेल है, इफ यू हैव n नंबर ऑफ यूनिट सेल तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे 2n, डबल मिलते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं आपको n। मींस अगर आपके पास n नंबर ऑफ यूनिट सेल है तो आपको मिलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर अगर n है 10 एटम है तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स 20 मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 10 ही मिलेंगे।
मतलब जितने यूनिट सेल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसका डबल टेट्राहेड्रल। इस बात को लिख लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है कि जितने आपके यूनिट सेल हैं उसका डबल यू विल गेट द टेट्राहेड्रल एंड द सेम नंबर ऑफ वॉइड्स यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल। तो क्या बोला मैंने, अगर आप ए टाइप को कवर करते हो तो आपको क्यूबिक मिलता है। आज की क्लास 5 मिनट में एक्सटेंड करूंगी 50 तक, क्योंकि टॉपिक बीच में नहीं छोड़ूंगी, बस लास्ट के 5 मिनट की बात है। तो जब आप ए टाइप को कवर करते हैं तो क्यूबिक मिलता है। जब आप ए बी टाइप को कवर करते हो तो यू गेट टू काइंड्स ऑफ वॉइड, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अनदर वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जितने भी यूनिट सेल होंगे उसका डबल बनेगा टेट्राहेड्रल और सेम नंबर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैंने आपको क्या बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो वॉइड है वो 4 एटम से सराउंड करता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी डायग्राम देखेंगे। यू हैव एनसीईआरटी, प्लीज 6 एटम्स इसको सराउंड कर रहे हैं, 6 एटम सराउंड कर रहे हैं। 3 इसके नीचे है, 3 इसके ऊपर, और ये जहां पे मेरा प्लस का साइन है एग्जैक्ट यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जहां पे इस डायग्राम में मेरा प्लस का साइन पहुंच रहा है दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये देखो दिखा रखा है टेट्राहेड्रल होल, यानी यहाँ पर ये होल है और ये एटम रखेंगे, इस एटम से हम इसको कवर कर देंगे। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है 4 एटम से सराउंड करता है और ऑक्टाहेड्रल 6 से। नाम इज मिसलीडिंग, ऑक्टा डज नॉट मीन्स 8, ऑक्टा मीन्स 6, टेट्रा मीन्स 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से सराउंड कर रहा होता है, ऑक्टाहेड्रल 6 से सराउंड कर रहा होता है। पर मैंने आपको क्या बताया कि मुझे ऐसा वी नीड सच काइंड ऑफ सॉलिड जिसमें कि हमारे पास वॉइड प्रेजेंट ना हो। वी नीड सच काइंड ऑफ वॉइड जिसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट ना हो। तो जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड को भी कवर करना है। टेट्राहेड्रल वॉइड को भी कवर करने के लिए व्हाट विल यू डू, यू विल प्लेस मोर एटम्स। ऑक्टाहेड्रल को भी कवर करने के लिए यू विल ऐड मोर एटम्स। तो जैसे ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए और सेल लगाते हो तो इससे जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है HCP। HCP की फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक। और जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए और ज्यादा एटम्स को अटैच करते हैं तो यू विल गेट फेस सेंटर्ड क्यूबिक और CCP, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक। ये याद रखें, ये दोनों सेम नाम है, मतलब ये लिख दूं मैं या ये लिख दूं एग्जैक्टली सेम, मतलब दोनों का मतलब सेम है। जब भी आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए और ज्यादा एटम्स लगाते हो उसको HCP कहते हैं। जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए और एटम्स लगाते हैं तो जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम FCC कहते हैं। और ये वाला जो ये दोनों मतलब जो HCP या FCC है ये सबसे अच्छे सॉलिड हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। और जो इनके अंदर अगर आप स्पेस देखते हो सबसे कम होता है, इसके अंदर स्पेस होता है मतलब 74% पैकिंग होती है, रेस्ट जो हुआ वो स्पेस है। तो अब तक का तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे अच्छा सॉलिड है वो ये वाला सॉलिड है जो कि HCP है या FCC है या CCP है। इसके अंदर आपका पैकिंग 74% पैक्ड होता है, टोटली पैक्ड, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम से कम, बहुत कम प्रेजेंट होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये जो बाकी वाले हैं 2D और ये 1D वाले हैं, इनके अंदर तो गजब का स्पेस होता है। तो मतलब जहां पे भी आपको ऐसा मटेरियल लगाना है जिसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो वहां पर गो विद सच काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरीके के मटेरियल का यूज किया जाता है। तो जो मेरी अगली क्लास होगी इसकी डेरिवेशन है प्रॉपर, तो आपको डायग्राम में HCP या FCC जो भी हमने किया टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, इन्होंने सारा नहीं लिया, बस 3 नियरेस्ट नेबर ले लिए। इसके बाद ये आपको BCC के लिए करना है। ये जो डॉटेड डॉटेड वाले सर्कल है आप ये ना बनाए, सिर्फ ये येलो येलो वाले बनाए एंड दिस वन, बस ये 3 डायग्राम बनाने हैं। और ये बना के आए क्योंकि क्लास में बनाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको लग रहा होगा ना देख के आसान है, जब आप लिटरली इसको ड्रॉ करेंगे पेपर पे देन यू विल रियलाइज उप्स ये क्या था। तो इस चीज को बेटा ध्यान रखना है आपको कि ये डायग्राम आपकी नोटबुक में बना हुआ हो जिसमें हम सारी लेयर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। और इसका एक और टाइप होता है जिसमें हम पहले के स्पेस में दूसरी लेयर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्पेस में एडजस्ट करते हैं तो इट विल बिकम्स हेक्सागोनल एंड दिस इज योर टेट्रागोनल। 2D से 3D में जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड सॉलिड। इतना सारा स्पेस है, इतना सारा स्पेस है, कहाँ से स्ट्रेंथ लाएंगे, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड सॉलिड।
This is also not a good solid. Lots of space is present over here. So we need to cover it by more atoms. तो जैसे आप इसके ऊपर एटम चढ़ाओगे तो you converted yourself from 2D to 3D. तो आप 2D से 3D पे पहुंच गए, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशनल पे पहुंच गए. तो जैसे आप 3 डायमेंशन पे पहुंचोगे तो एक नया टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल होगा. अगर मैं आपसे पूछूं 1D 2D और 3D में से अच्छा सॉलिड कौन सा होगा, तो आपको शायद सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3D है क्योंकि स्पेस कम से कम है. तो 3D में हम जब इसको कवर करते हैं तो ओनली क्यूबिक बनता है. जब हम इसको कवर करते हैं तो ये ज्यादा ड्रामा करता है. आप देख सकते हैं कि इसमें से ज्यादा इसमें ज्यादा वॉइड है, इसमें कम वॉइड है. इसको जब हम वॉइड्स को कवर करने की कोशिश करते हैं तो वी गेट टू काइंड्स ऑफ वॉइड्स, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑब्वियसली इसके ऊपर भी होंगे. जितने यूनिट सेल होंगे उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और सेम नंबर ऑक्टाहेड्रल होगा. टेट्राहेड्रल स्पेस को कवर करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट अ हेक्सागोनल क्लोज पैक. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने की कोशिश करोगे यू विल गेट एफसीसी और सीसीपी, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड क्यूबिक क्लोज पैक. इन दोनों का, चाहे वो एचसीपी हो चाहे ये हो, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और 74%. मैं आपको एग्जांपल लिखवाना भूल गई, आपके एंट्रेंस में ये एग्जांपल आ सकता है. एचसीपी का एग्जांपल है आपके पास, एचसीपी का एग्जांपल है, एक सेकंड, मैग्नीशियम एंड जिंक, और इसका एग्जांपल है कॉपर एंड सिल्वर. दीज आर द टू एग्जांपल्स फॉर योर entrance exam and this is final.